and this is about activity based costing. So just like the name suggests, activity based costing. So over here we will be talking about activities. इससे पहले तक हम लोग इस तरह नहीं कर रहे थे, मतलब इससे पहले हम कहते थे अच्छा लेबर लग रहा है, तो लेबर जितना भी लग रहा था उसको हमने अकाउंट फॉर कर दिया, मटेरियल कितना लगा हमने उसको अकाउंट फॉर कर दिया. Over here you will be talking about different activities and your concept of applied FOH will be used over here. Applied FOH का concept is clear for you? याद है कुछ या दोबारा recap करें जरा? Applied FOH recap करें. Applied FOH जी, what do you remember about applied FOH? FOH कुछ याद है? क्या करते थे उसके लिए? सर आर्ट्स निकालते थे. उससे पहले क्या करते थे? कुछ याद आ रहा है? ये टर्म किसको याद है? POHR. POHR याद आ रही है? Predetermined overhead rate. और इसका फॉर्मूला क्या था? याद है? Expected. हाँ, total expected cost. ठीक है? Overheads की cost. चल यहाँ पे लिख लेते हैं overheads. Total expected overhead की cost divide by ना divide by थोड़ी देर पहले आपने कहा था सुनना. Total expected hours हो गया या activity जो भी हो, चाहे hours हो चाहे units हो जो भी हो, ठीक है? तो यहाँ पे activity है. Once I get this figure, which is the rate, then in order to find out applied FOH हम क्या करते थे? इस rate को we would multiply with the actual hours. अब actual के साथ multiply करेंगे. Actual activity लिखेंगे. Hours मत लिखें, हो सकता है कहीं पे units आ जाए, then you will face a problem. ठीक है? So this is what we said. Now we will be using this thing. यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस concept को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. Now what is activity based costing? Activity based costing एक तो ये बात याद रखें कि ये नहीं है कि normal costing को मैं हटा दूं and I have an activity based costing. This activity based costing would run side by side along with your traditional system. तो फिर ये किस बात में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा to, it will be a helping tool या analytical tool for managers to make decisions. ये managerial decision making का tool है. ये replace नहीं करेगा traditional system को. Traditional system would still be here. वो होगा और ये भी होगा. अब ये है. Now, what will it talk about? It will talk about capacity. It will affect fixed cost. It will affect variable cost. There are a series of steps. ये वो सब काम करेगा जो कोई भी analytical tool करता है. ये managers को help करेगा decision making में, cost को help करने में, cut करने में, decision लेने में कि pricing किस तरीके से की जाए, decision लेने में कि कौन से customers हमारे key customers हैं, मैं वो से पता कर सकता हूँ. So there are lots of things I can do. Now it will help the managers to have strategic and other decisions, to make strategic and other decisions, and which will affect capacity and fixed cost, variable cost. अब ये करेंगे हम किस तरह? This is what we will do over here. अब ये किस तरह उस आम सिस्टम से अलग है और इसमें मसला क्या है, इसमें क्या चीज डिफरेंट है? Okay, it differs in three ways. तीन तरीकों से अलग है. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आप लोग क्या करते हैं और एबीसी में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग में व्हाट डू वी हैव? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास होती है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास होती है ना? ठीक है. और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं ना. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी होती है? याद है कुछ? रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा. जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच, जिसमें सब तरीके के इनडायरेक्ट कॉस्ट कवर हो जाए, व्हिच मींस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑल अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये सारी हम क्या करते हैं? इसको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग इससे फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एबीसी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या मेजर फर्क है. We will not be using all manufacturing costs. सबसे पहले सारी manufacturing cost इस्तेमाल नहीं करूंगा. I'll be using most but not all. ज़्यादातर इस्तेमाल करूंगा, सारी इस्तेमाल नहीं करूंगा.
ठीक है, कौन सी इस्तेमाल करूंगा कौन सी नहीं इस्तेमाल करूंगा वो हम आगे जाके देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ओके, ये चीज हो गया। बट एट द सेम टाइम I'll be using non-manufacturing cost. Now remember over here in a traditional product costing हम non-manufacturing cost की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ manufacturing cost की बात करते हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट, और फिर उसके अलावा जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी हैव, all of that is added and then we divided by the number of units to get the product cost. अब यहां पर वो कह रहा है कि ये वाली कॉस्ट सारी नहीं, most of these costs will be in ABC plus there would be non-manufacturing cost, some non-manufacturing cost. So you found out the difference. थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया? ओके, आगे चलते हैं। ये तो दो है, ये टू डिफरेंस हैं। टू डिफरेंसेस कहाँ पर है? मुझे तो यही नजर आ रहा है। अच्छा, दो कहाँ पर है? अच्छा, ये कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और यूज करे ना, हाँ। पोस्ट इसके नॉन देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारी की सारी इधर है, ठीक है? So this is actually one. And over here we don't have, we have most but not all. ठीक है? So this is, so let's call it as one. We have some over here. If you want to call it as 2, and then you can call this as 3, ठीक है? Otherwise मैंने कौन सा आपसे पूछना है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुझे बताएं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है मेरे, लेकिन चलें। Now let's look at this thing over here. That's why I gave you a recap of this. ये recap आपको क्यों दिया था, अब गौर से सुनिएगा। ये recap आपको इसलिए दिया था ताकि आपके पास आइडिया हो जाए कि हम लोग POHR को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अब अगर let's go back to the previous course, वहां पे हम लोग POHR को फाइंड आउट करते थे to find out the applied overhead। अब एक तो ये तरीका है कि आप सारे के सारे कॉस्ट को इकट्ठा करें, डिवाइड बाय सारी एक्टिविटी को इकट्ठा करें, दोनों मोस्ट वुड, बोथ ऑफ देम वुड बी एक्सपेक्टेड, इसको डिवाइड करें एंड यू विल गेट योर POHR, ठीक है? अब ये जो POHR है ये एक कॉस्ट पूल है। नाउ लुक एट दिस वर्ड, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या चीज होती है? कॉस्ट का पूल, ठीक है? स्विमिंग पूल है, इसके अंदर पानी है, ये कॉस्ट का पूल है, इसके अंदर सारी कॉस्ट, सिंपल है सर। कॉस्ट का पूल जहां पे कॉस्ट सारी जमा हो रही, सो दैट इज अ कॉस्ट पूल। नाउ हाउ मेनी कॉस्ट डू वी हैव? वी रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कॉस्ट सेंटर्स। व्हाट यार? कॉस्ट सेंटर्स। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा? हमने कहा था एक जगह होती है, एक होता है जो सिर्फ कॉस्ट इनकर करता है, ठीक है, जहां का मैनेजर सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पांसिबल होता है, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर। जहां पे यू आर रिस्पांसिबल फॉर और यू कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, वो प्रॉफिट सेंटर होता है। और फिर एक इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, ठीक है? अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कॉस्ट पूल्स की, यानी जिसमें कॉस्ट जमा करनी है। फिलहाल इसको इतना ही समझे, आगे इसकी फर्दर डेफिनेशन आएगी। ओके, कॉस्ट पूल्स। अब देखें, अगर कॉस्ट पूल दिस इज 0, अगर कॉस्ट पूल मेरे पास 1, ठीक है, यानी एक जगह पे सारी कॉस्ट जमा हो, यहां पर एक जगह है ना, सारी कॉस्ट आपने जमा कर दी, आपने यू डिवाइडेड इट बाय द नंबर ऑफ एक्टिविटी एंड यू गॉट 1 POHR, ठीक है? आपको एक POHR। सो बेसिकली दिस वुड लाई ओवर हियर, प्लांट वाइड ओवरहेड रेट, ठीक है? ऊपर मत लिखिएगा इसको, प्लांट वाइड ओवरहेड रेट। अब ये जो मैंने फाइंड आउट किया, ये जो फाइंड आउट ये है प्लांट वाइड ओवरहेड रेट। ओके, शॉर्ट वर्क एक वर्क में सारा आ जाए। सो दिस इज प्लांट वाइड ओवरहेड रेट। फिर मैं कहता हूं नहीं यार, दिस रेट इज नॉट गुड इनफ, ये पूरी फैक्ट्री का आपने एक रेट निकाल दिया है। क्यों एक रेट निकाला है? एक डिपार्टमेंट में अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा है, एक में कम है, तो ये दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। हर डिपार्टमेंट वाइज अलग कर, सेगमेंट वाइज अलग कर। सो देन वी फाइंड आउट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल ओवरहेड। इसका अगर आपको मैं लिंक बताऊं, सो दैट वाज मल्टीपल ओवरहेड रेट्स। अब याद आया मल्टीपल ओवरहेड, हमने इसको सिर्फ टच किया था कि theoretically there is one, but practically it is good to have many overhead rates for different products, different manufacturing processes, different segments. ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है? हो सकता है कि एक प्रोसेस हो
कटिंग, कटिंग में इनडायरेक्ट लेबर भी कम लगती है, लेट्स से इनडायरेक्ट मटेरियल भी कम लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर इज अनदर प्रोसेस इन व्हिच इनडायरेक्ट कॉस्ट आर मोर। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप पूरी फैक्ट्री को अपने एक ओवरहेड का रेट दे दें? इट्स नॉट जस्ट, इट्स नॉट फेयर, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इस वजह से ज्यादा अच्छा ये है कि हर डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड रेट हो जाए, ठीक है? तो वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट बोलते हैं। आप रिमेंबर, ओवर हियर वी हैव ओनली वन कॉस्ट पूल, यहां पे वी विल हैव मोर देन वन कॉस्ट पूल, और जितना मैं कॉस्ट पूल ज्यादा करता हूं उतनी इसकी कंप्लेक्सिटी ज्यादा होती जाएगी। ABC would lie somewhere over here, so that means इसके कॉस्ट पूल ज्यादा है और इसकी कंप्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आपके कॉस्ट पूल ज्यादा हो जाएंगे, उसके अंदर जो कॉस्ट आप ऐड करेंगे वो ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट पूल हमने कहा था एक जगह है जिसके अंदर कॉस्ट सारी जमा करता है, ठीक है? अगर आप कहते हैं पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट एक जगह पे जमा करो और उसको डिवाइड कर दो एक्टिविटी के साथ ताकि POHR आ जाए, तो वो आसान तरीका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, हर प्रोसेस का अलग कॉस्ट पूल बनाएं और उसके अंदर उसकी कॉस्ट जमा करें और फिर उसकी एक्टिविटी जो उस प्रोसेस की है उसी के साथ डिवाइड करें, तो फिर ओवरहेड रेट्स ज्यादा हो जाए, लेकिन कंप्लेक्सिटी भी थोड़ी ज्यादा होगी, कैलकुलेशन इज मोर, देयर आर मोर कैलकुलेशंस, सो देयर इज मोर कंप्लेक्सिटी। बट व्हेन वी मूव ऑन टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉस्ट पूल्स, उसमें कॉस्ट पूल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ये मार्केट बन रहा है इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज हैं? बहुत सारी। तो इसका मतलब जितनी एक्टिविटी उतने कॉस्ट पूल्स, तो 8-10 एक्टिविटी तो कहीं नहीं गई इसके अंदर, तो 8-10 कॉस्ट पूल, तो आपने इस तरह के इक्वेशन को 8-10 बार कैलकुलेशन करनी है, so that makes it more complex, but it makes it better for the management to use it for decision making। उसके पास डेटा ज्यादा है। देखिए मैनेजरियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डेटा, कि जितना उसको आप कट करते जाएं लेयर बाय लेयर और उसको एनालाइज करें, उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर आप पूरा डेटा को एक दफा देखें तो अच्छा नहीं है। अगर इसको अलग कर दूं कि हाँ पूरी क्लास का रिजल्ट क्या है, दिस इज 1, फिर मैं कहूं नहीं इस तरह करते हैं, लड़कों का रिजल्ट अलग लड़कियों का अलग, अब मैं ज्यादा अच्छा एनालाइज कर सकता हूं। फिर मैं कहता हूं नहीं, इस तरह करते हैं कि जिसका पहले GPA अच्छा था, CGPA, उसका रिजल्ट देखें, और जिनका बाद में जिनका CGPA पहले अच्छा नहीं था उनका अलग अलग रिजल्ट देखें, और फिर उसमें बाइफर्केशन लड़के लड़कियों का अलग अलग कर दें, तो देखिए उतनी क्लासिफिकेशन ज्यादा होगी। फिर मैं कहता हूं नहीं, इस तरह भी नहीं करें, इस तरह करें, इनमें से जितने हॉस्टलाइट्स हैं उनको अलग देखें, जितने नॉन हॉस्टलाइट्स हैं उनको अलग देखें। तो जितना कट करेंगे इसको, स्लाइसेस कट बनाते जाएंगे, उतना एनालिसिस अच्छा होगा, लेकिन उतना मुश्किल होता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। So activity based costing has more cost tools and it's more complex. Hansla, this is your third difference. ठीक है जी? ये सिर्फ ओवरहेड्स की कॉस्ट एलोकेशन थी, हम लोग सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट एलोकेशन थी। देखें हम लोगों ने, अब वापस आए बेसिक डिफरेंस में। बेसिक डिफरेंस द फर्स्ट वन क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारी यहां पर आती है, यहां पर मोस्ट, तो इसका मतलब ये है कि सारी कॉस्ट नहीं आती। सर तो कौन सी एक्सक्लूडेड है? अभी आगे देखते हैं कौन सी एक्सक्लूडेड है, यहां तक क्लियर, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक ऑफ, ओके, ईच ABC कॉस्ट पूल हैज इट्स ओन यूनिक मेजर ऑफ एक्टिविटी। हर कॉस्ट पूल का वुड हैव डिफरेंट एक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है अगर मैं कॉस्ट पूल अलग अलग कर दूं तो एक्टिविटी भी सबकी अलग अलग है। अगर एक्टिविटी अलग है तो उसका मेजर भी अलग होगा, अगर एक्टिविटी अलग होगी तो उसका measure of activity भी अलग होगा। A traditional cost system would rely on volume measures। आपने यहाँ पे कहा था ना सर नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है? तो ट्रेडिशनल में यही होता है, नंबर ऑफ आवर्स such as direct labor hours, ये ट्रेडिशनल है, and और machine hours ट्रेडिशनल है, to allocate or overhead cost to products। अब ये तो ट्रेडिशनल है कि वो वॉल्यूम मेजर्स को देखता है, तो फिर ABC कौन से मेजर्स को देखता है? ABC में किस किस्म के मेजर्स को देखेगा? ABC वॉल्यूम मेजर से आगे जाएगा, ठीक है? कौन से मेजर्स देखेगा? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीस टर्म्स। ये जो टर्म्स मैं बार-बार इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट सेंटर, जरा इनकी डेफिनेशंस एक बार देख लें ताकि दिमाग में रहे। वंस अगेन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया मेरे, या मैंने कभी आपको टेस्ट नहीं किया जहां पे मैं आपसे ये पूछता हूं कि डिफाइन एक्टिविटी, कभी नहीं पूछता ना,
ठीक है? So you do not need to worry about definition, but it should be in your minds so that you understand the concept. इस concept को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है कि एक्टिविटी का मतलब क्या है. Okay, so activity is any event. Any event. कोई भी काम जिसकी वजह से cost हो, incur हो. An event that causes the consumption of overhead resources. Hansla, now your question. It's not talking about cost as in general. It's talking about overhead resources. तो इसका मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ सारी की सारी ये सब की सब ओवरहेड. ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि बाद में आसानी हो. ठीक, कि हम ना भूलें कि इट्स अबाउट ओवरहेड रिसोर्सेज. ओके, सो एक्टिविटी इज एन इवेंट दैट would cause an overhead cost to be incurred. Activity cost pool. Now let's talk about cost pool. Cost pool नाम से कहा ना कि एक जगह है, एक bucket है. Let's think of it as a bucket. ठीक, और इसके अंदर सारे कॉस्ट आप जमा करें उस एक्टिविटी. सो एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज अ कॉस्ट बकेट, एक जगह है, ठीक है, इन विच कॉस्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. वो एक्टिविटी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी उसके अंदर जमा करना चाहिए. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट पूल्स होगी. कोई एक एक्टिविटी की बात कर रहा होगा, कोई दूसरी एक्टिविटी की. हर एक्टिविटी के अंदर जो उसकी कॉस्ट है वो उसके अंदर जमा करें. A cost bucket in which cost related to a particular activity measures are accumulated. So this is your activity cost pool. Activity measure. ये तो आ गया pool. फिर इस pool को आप डिवाइड करते हैं किसी measure के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ. ये क्या चीज है? Now let's talk about that. Activity measure. It's an allocation base. और हमने कहा ट्रेडिशनल सिस्टम में वॉल्यूम बेस्ड होता है, जिस तरह नंबर ऑफ आवर्स हो गए या जिस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए. An allocation base is an activity in an activity based costing system. So ये एक allocation base है जिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं. ठीक. Now what is that? The term cost driver is also used to refer to an activity measure. हमने इससे पहले एक टर्म पढ़ी थी cost driver भी, अगर आपको याद हो. ठीक है, सब मेरे नजर चाहते हैं कि cost driver भी इसको बोलते हैं. और cost driver क्या था कि जिसकी वजह से cost incur होती है, जिसकी वजह से cost incur होती है. Something which drives the cost. यानी अगर hours ज्यादा होंगे तो cost ज्यादा, यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी. तो ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है. ठीक है, या एक्टिविटी मेजर. तो हम लोगों ने पहले जो इसका टर्म पढ़ा था वो कॉस्ट ड्राइवर पढ़ा था, या यहां पर हम लोग कहते थे एक्टिविटी. यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको एक्टिविटी मेजर बोलेंगे. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? यस. ओके, क्लियर सो फार? नाउ टू कॉमन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मेजर्स. अब कितने किस्म के एक्टिविटी मेजर्स हैं हमारे पास? दो किस्म के. One is a transaction driver and the other one is a duration driver. ठीक है, transaction driver. Transaction एक चीज हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई. इसका मतलब this is a simple count of the number of times. कितनी बार हुई चीज. ठीक है, कितनी बार. And when we talk about duration, so duration is basically time period ना, time period ना, duration. So it is a measure of amount of time. ठीक है, एक हो गया ट्रांजैक्शन ड्राइवर कि कितनी बार वो चीज हो रही है, नंबर, सिंपली नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा वो काम कर रहा है. और एक है ड्यूरेशन टाइम कॉन्सेप्ट है टाइम का. सो दिस इज अबाउट द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम. दोनों क्लियर? जाएंगे? यस सर. Let's move on. Now, how costs are treated under activity-based costing? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Now, in activity-based costing, we have actually 5 levels of activity. 5 levels of activity that largely do not relate to the volume of units produced. 5 level of activities हैं जो कि number of units के ऊपर नहीं rely करता. That do not relate to the volume of units produced. 5 level of activity हमारे पास हैं ABC costing में, ABC में, जो कि volume of units के ऊपर rely नहीं करता. ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम में क्या होता था कि वॉल्यूम मेजर्स ज्यादा थे. फॉर एग्जांपल लेबर आवर्स, जो एग्जांपल सबसे पहले दिमाग में आती है दैट इज लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स. हम इसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि एबीसी में 5 लेवल्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.
अब वो 5 लेवल्स कौन कौन से, ठीक है। ट्रेडिशनल में हम सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स को इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, ज्यादातर ये इस्तेमाल करते थे, कभी कभी नंबर ऑफ यूनिट्स होता था। यहाँ पे 5 लेवल्स। अब ये 5 लेवल्स क्या है? When we start from the basic one, so it is unit level, ठीक है। अब आप देखें ये एक एक लेवल करके ऊपर जाएगा, यूनिट, सिंगल यूनिट आ गया। फिर अगर ये सारे यूनिट्स एक साथ हो जाए, so this is my batch, so that is batch level activity, ठीक है। अब बैच से ऊपर जाए, अब इसके बाद हम जाते हैं, फिर we have when this product is complete, the batch is complete, then it goes to a customer, so customer level activity। इसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल you manufacture, then you manufacture the whole batch, then it goes to the customer, ठीक। फिर उसके बाद कस्टमर को आप बेचते हैं, you want to earn profits so that your organization can sustain, organization sustain, ठीक। and then you have product level, ठीक है, क्लियर। Product level activity. ये यहाँ से स्टार्ट करना, हमने गलती से स्टार्ट किया। You have to start from it. There are different products now, ठीक है। So there are different products. So this is the first one, and then you manufacture one unit level, then you manufacture the whole batch, then you go to customer, then finally you go to the whole organization. So it's 5 levels. Clear है? तो इसका मतलब ये है कि 5 कॉस्ट टूल तो कम से कम होंगे हर जगह। अगर सब में से एक एक भी आएगा, तो 5 कॉस्ट टूल तो होगा ही होगा, और 5 से ज्यादा भी हो जाएगा। जो जितना ज्यादा होता जाएगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ऊपर जाता जाएगा। एग्जाम में हम कोशिश करेंगे कि 5 से ऊपर ना जाए, ठीक है। ओके, क्लियर। फॉर्मूला सबका सेम है, उसके अंदर जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देना है एक्टिविटी, फॉर्मूला से सेम, बट द कॉन्सेप्ट वुड बी डिफरेंट कि यहां पे कॉस्ट जो है, हर कॉस्ट पूल की कॉस्ट अलग होगी, फिर हर कॉस्ट पूल के लिए जो ड्राइवर है वो अलग होगा, ठीक है। हमने कहा था ना हर एक का अलग अलग है, क्योंकि हर एक्टिविटी है। ओके, क्लियर सो फार? सर जी। ये एक्चुअल एक्टिविटी सबके लिए सेम होगी? नहीं, एक्चुअल एक्टिविटी देखिए सबके लिए आप डिफरेंट होगी। देखिए ना, अगर पहले मैं प्रोडक्ट लेवल की बात करूं, तो प्रोडक्ट लेवल में जो एक्टिविटी हो रही वो अलग है। देन आई मूव ऑन टू यूनिट लेवल, वहां पे कुछ और काम होता है, तो वहां पे एक्टिविटी कुछ और है। फिर आई मूव टू बैच लेवल, कुछ और। कस्टमर लेवल, चले अगर आप ये सर ये तीनों चीजें तो मैन्युफैक्चरिंग है, चले ये तो मैन्युफैक्चरिंग। नाउ दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दिस इज मार्केटिंग, दिस मार्केटिंग नाउ, एंड दिस इज वंस अगेन डिफरेंट, दिस इज अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लेवल, तो ये तो कुछ और ही। तो सबकी एक्टिविटी अलग होगी, सबका कॉस्ट पूल भी अलग होगा, एक्टिविटी भी अलग होगी, लेकिन एग्जाम में या फॉर सेक ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर एक्टिविटीज गिवन होगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी किस कॉस्ट पूल की, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन में ना भी बताऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी किस मेजर के लिए इस्तेमाल होगी, किस कॉस्ट पूल के लिए इस्तेमाल होगी। क्लियर सो फार? यस जाएगा? यस सर। ओके, characteristics of successful ABC implementation। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दीजिए। किस चीज की? कॉस्ट की। कॉस्ट की या कॉस्ट पूल की? ये कॉस्ट पूल की। कॉस्ट पूल की प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, कॉस्ट पूल की प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये लेवल्स की। लेवल्स, ये ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले लेवल क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट लेवल। फिर हमने क्या पढ़ा? यूनिट लेवल। फिर हमने क्या पढ़ा? बैच। फिर उसके बाद कस्टमर, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। जरा इसको देखिए, कॉस्ट पूल। It's one topic, okay? It's one example which is given over here. बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपका आइडिया थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर से जो ऑर्डर लेते हैं, so what sort of activity would that be? कस्टमर से जो आप ऑर्डर्स लेते हैं या कस्टमर का जो ऑर्डर आता है, सर सेल्स वगैरह करते हैं। सेल्स, शायद सेल्स से साथ रिलेटेड हो, ठीक है। ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऑर्डर साइज, ठीक है, ऑर्डर साइज कितना ऑर्डर कितना। अच्छा, सर ये देखें, प्रोडक्ट डिजाइन, अब ये हो सकता है प्रोडक्ट लेवल पे आपसे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका काम ये नहीं है एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में
to decide which cost pool relates to which activity layer. आपने ये नहीं देखना, वो तो कह रहा है कि ABC में 5 लेयर्स हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा ना कि कौन सा लेयर किस पे है, मुझे ये बताएं। वो तो आपसे ये कह रहा है कि 5 लेयर्स हैं, इसके अंदर कॉस्ट को जमा करना है और फिर उसको उसकी एक्टिविटी से डिवाइड करना है, so that I can actually find out about these expenses, कि वो expenses क्या क्या है। तो you should not worry about कि कौन सा कॉस्ट पूल किसका है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने कॉस्ट पूल हैं उसकी रिलेटिव एक्टिविटी देखनी है और उसको उस पे डिवाइड करना है इस तरीके से, ताकि मेरे पास एक रेट आ जाए और फिर उसको रेट को फिर एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके हम आगे का करें। ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जांपल। ऑर्डर साइज मशीन आवर्स में कैसे measure होगा? ऑर्डर साइज मशीन आवर्स में कैसे मेजर होगा, इसको डिटेल में बाद में देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा चलें कर लेते हैं। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज का मतलब क्या है? यूनिट्स जितने ज्यादा यूनिट्स हैं उतना ज्यादा मशीन चलेगी, जितनी मशीन ज्यादा चलेगी उतनी कॉस्ट। अच्छा, पर हेड कॉस्ट कम होगी वैसे ज्यादा तो। ठीक है, सर हम डायरेक्टली यूनिट्स क्यों नहीं ले लेते एप्लीकेशन? हम डायरेक्टली यूनिट्स क्यों नहीं ले लेते? ओके, हम डायरेक्टली यूनिट्स क्यों नहीं ले लेते? गुड क्वेश्चन। आप मुझे ऑर्डर करते हैं, आप बहुत सारे मेरे कस्टमर्स, आप मुझे ऑर्डर करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली द एक्टिविटीज कस्टमर ऑर्डर ना, कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, अब जब कस्टमर ऑर्डर करता है और इसके ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर हो, तो उसको अच्छा मेजर क्या होना चाहिए कि मैं किस तरह डिसाइड करूं कि कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा ये इधर शूट कर रहा है, ये इधर शूट कर रहा है, ये इधर शूट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट वाइज आप कह रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज, तो हमने कहा कि एक प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी थी, तो अगर मैं प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए कुछ कॉस्ट इनकर करता हूं, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि कितने मैंने प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। वंस अगेन दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है, जितनी एग्जांपल्स आप ज्यादा करेंगे उतना आपको दिमाग में ये चीज बैठती जाएगी, इट विल बी इजियर फॉर यू। समहाउ हम सिर्फ यहाँ पे एक ही एग्जांपल कर सकेंगे, ठीक है, क्लास में। आप लोग फिर बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो बुक में क्वेश्चंस हैं उनको एक दो भी आप कर ले, सो यू विल बी गुड विद। ठीक है, आप लोग अच्छा कर लेंगे, क्योंकि चीज आसान है, सिर्फ ये फॉर्मूला है जो आपने अप्लाई करना है, लेकिन स्टेप्स हैं इसमें जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें शायद आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाए, अदरवाइज ओके। सो दिस इज द लास्ट वन बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जांपल। Characteristics of successful ABC implementations. So when you have ABC implementation, so what do you need? Strong top management support. Unless your management is supporting ABC system, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको इस्तेमाल ही मैनेजमेंट नहीं करना है। अगर उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, वो नॉट इम्प्लीमेंट। आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, दूसरा सिस्टम कौन चलाएगा? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि you have a computerized system of recording transactions, why would you bother to have a manual system? Or why would you bother to have any other system? You would say बस ठीक है, एक चल रहा है, एक सेट ऑफ बुक्स है मेरे कंप्यूटर के अंदर, why would I need a backup? मैं एक अल्टरनेटिव सिस्टम साथ साथ क्यों चलाऊं? अब प्रॉब्लम ये है कि इस अल्टरनेटिव सिस्टम का फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि ये मुझे यहाँ पर फायदा देती है, ये मुझे डिसीजन मेकिंग में फायदा देती है, ये मुझे कॉस्टिंग में फायदा देती है, ये मुझे कस्टमर्स, आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन में, ये मुझे कस्टमर को लोकेट करने में फायदा देती है कि किस कस्टमर, कौन कस्टमर मुझे कितने पैसे ला के दे रहा है और किस कस्टमर में मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो there are lots of things over here which are useful, so that's why you would need this ABC, but it cannot be possible unless you have a strong management support and your cross-functional involvement is there. Because if you look at these cost pools, अब अगर एक प्रोडक्ट डिजाइन की बात करूं तो चले, वो तो डिजाइनर कर रहा है, उसमें तो आपका बाकियों का कोई काम नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन एक मैंने कोई रखा हुआ जो उसको डिजाइन करता है मेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उसको तो छोड़ो। कस्टमर रिलेशन, लेट्स टॉक अबाउट कस्टमर ऑर्डर्स। कस्टमर ऑर्डर किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, बट व्हाई वुड कस्टमर्स कम टू मी? मार्केटिंग एंड क्वालिटी। तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, मार्केटिंग भी आ गई, तो क्रॉस इन्वॉल्वमेंट इज देयर, उसके बारे में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका डेटा गैदर करना, अब आपने इसका डेटा गैदर करना है।
अगर आप इसका डेटा गैदर करेंगे तो वो डेटा भी आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको दो डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा डेटा। सो वंस अगेन एक्टिविटी ऐसी है व्हिच इज परफॉर्म अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, मतलब एक तो ये है कि ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक काम करता है। अब ये जो मैंने एक्टिविटी ली है वो यहां पर है, तो ये हर डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में अगर ये काम हो रहा है तो मैं सबसे वो कॉस्ट का डेटा इकट्ठा करूंगा और फिर इस कॉस्ट पूल में डालूंगा और फिर डिवाइड करूंगा उसको एक्टिविटी के साथ, तब ये फिगर निकलेगा। ठीक है, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स सर अगर is important. एक्टिविटी मेजर्स गलत ले लेंगे, एक्टिविटी मेजर आप गलत लें तो फिर इट विल नॉट मेक सेंस, फिर आपका जो डेटा तो निकल आएगा ना, आप तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा, लेकिन ये फिगर आ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है हमने कहा था कि दिस इज अ कॉस्ट ड्राइवर, ये किस्म का कॉस्ट ड्राइवर है जिसकी डेफिनेशन थी कि समथिंग व्हिच ड्राइव्स द कॉस्ट, जो कॉस्ट को ड्राइव करता है, यानी अगर ये होगा तो कॉस्ट ज्यादा, ये कम होगा तो कॉस्ट कम। अब आप कह रहे हैं कि ये कॉस्ट इसलिए है क्योंकि कोई और रीजन आप देते हैं, ठीक है, मसलन कॉस्ट, प्रोडक्ट को डिजाइन करने की कॉस्ट ज्यादा हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो रहे हैं। अब इसके इससे क्या ताल्लुक? इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक तो इससे है कि आपका डिजाइनर कितने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता है, उसका ताल्लुक इससे है कि कितने कस्टमर ऑर्डर करते हैं, उससे ताल्लुक है। तो अगर आपने ये चीज गलत ले ली तो ये फिगर गलत हो जाएगा, फिर आपकी जो भी इसके ऊपर आप डिसीजन लेंगे उसका कोई वो नहीं, मतलब बस वो गलत है। ओके, क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? ओके, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन वी विल टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक और फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay class, before we start, let me remind you again. Okay. Before we start, let me remind you again. इसमें कौन सी कॉस्ट आई? हमने स्लाइड 1 पे पढ़ा मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सम नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस सम नॉन मैन्युफैक्चरिंग, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये आप पूछ रहे थे ना कि आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये मैंने आपको समझाया, ये ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स समझते हैं ना, ये कॉलम है, ये रो है। लेट्स से ये कुछ एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, यहां पर, ठीक है? ये सेकंड एक्सपेंस, ये भी सब जगह पे होता है, ये थर्ड एक्सपेंस, ये भी बहुत सारे होते हैं। अब मेरी जो एक्टिविटी है वो ये है, सो दैट मींस इट विल टेक कॉस्ट फ्रॉम हियर, इट विल टेक कॉस्ट फ्रॉम हियर। हो सकता है ये वाली कॉस्ट यहां पर एंटर ना हो, जीरो। सो मोस्ट बट नॉट ऑल पॉसिबल हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। आपने खुद से नहीं करना कि आप खुद से कोई चीज ऐड करेंगे या हटाएंगे। ये मैं आपसे क्वेश्चन में कहूंगा कि प्लीज ऐड डायरेक्ट लेबर इन इनडायरेक्ट लेबर इन इट बट सबट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फ्रॉम इट, नहीं। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बता रहा है कि जो कॉस्ट पूल बना है उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, कौन सी कॉस्ट नहीं आ रही, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बता देगा कि किस तरह है। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपका काम सिर्फ कैलकुलेशन है। और अगर अदरवाइज देखा जाए इस चीज को मैं उठा के एक्सेल पे कर दूं तो इवन दैट इट्स अ पीस ऑफ केक, फिर तो वो कैलकुलेशन में गलती भी नहीं होगी ना आपसे। आप ये एक्सेल पे सिर्फ ये चीज बना देंगे, ग्रिड इन योर डाटा, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे कि कहाँ से कौन सी चीज उठानी है, वो वहां पे आ जाएगी, ऐड हो जाएगी किस किस सेल से, और आप उसको डिवाइड किससे करना है वो भी उसको बता देंगे इन योर डाटा। तो फिर आपका काम क्या हुआ, ये काम, दिस व्हाट यू नीड टू डू। इसका मतलब actually computer can take care of this, your softwares can take care of this, you need to understand this relationship. ये important है कि आपको पता हो कि इस कॉस्ट पूल का कॉस्ट ड्राइवर कौन सा, ये आपने डिसाइड करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। और एक बार अगर वो डिसाइड हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब हमेशा वही रहेगा, फिर तो कॉस्ट ड्राइवर्स तो चेंज नहीं होते ना। इसलिए तो नहीं होता कि आप कहते हैं कि पहले ये इलेक्ट्रिसिटी लगती थी जब ज्यादा यूनिट्स बनते थे, अब ये इलेक्ट्रिसिटी किसी और वजह से ज्यादा होगी, इस तरह तो नहीं हो सकता। अनलेस
आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दें। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ ताकि हम लोग सब कुछ क्लियर कट स्टार्ट कर सकें और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सर इसकी समझ नहीं आई। इसकी समझ नहीं आई किसकी? इस ग्रिड की? सर वो ग्रेड में हम लोगों ने वो वाले एक्सपेंसेस लेने जो हर एक्टिविटी में कॉमन है या फिर उस एक्टिविटी में जो अच्छा expenses हाँ सर, अभी आगे आएगा ना इस क्वेश्चन में, तो अभी आपको समझ आएगा, ठीक है? ओके, वो मैं कह रहा था कि अगर आप पहले से कुछ दिमाग में कोई फूड फॉर थॉट पहले से डालना चाह रहे हैं तो ये चीज। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट है? नहीं, वो पहले से बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट. This is what a normal income statement would look like. You have lots of expenses, sales, then you have cost of goods sold. Cost of goods sold में you have direct material, direct labor, manufacturing cost. ठीक है? These are your manufacturing costs. याद है? सर ये वर्ड्स में टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है। Manufacturing overhead का मतलब होता है all the indirect costs of manufacturing. Remember? यस सर। याद है ना? सब indirect cost manufacturing की से, बाकी नहीं manufacturing की से. Okay? So all indirect costs of manufacturing. Now this is the total for your CGS. CGS includes direct material, direct labor, and all indirect costs of manufacturing. These are your manufacturing costs. नीचे आएंगे आपके पास सारी non-manufacturing costs. ठीक है? Now these are your non-manufacturing costs. You subtract CGS from your sales, you will get gross margin. ये भी clear है? Okay. Now these are your non-manufacturing costs. Shipping expense, marketing expense, general and admin expense. This is the total of your non-manufacturing cost. You have a net operating loss of 1,250. इसमें से इसको माइनस करेंगे, you will get this. Fair and square, आसान. जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम्स में आपको ये चीज मिलती है. सही? यस सर। Okay. Let's say if you want to find out how this manufacturing overhead is allocated to products, then using the information which we have gained in the previous course. बेसिक कोर्स में था कि इसको डिवाइड कर देंगे बाय दी सिंगल प्लांट वाइड. सिंगल प्लांट वाइड का यहां पे आपको फॉर्मूला लिख दिया था कि जितनी भी एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय दी एस्टिमेटेड एक्टिविटी. याद है नहीं? टोटल योर POHR is calculated by dividing total estimated overheads for the whole year, पूरे साल का, divided by total estimated activity for the whole year. ठीक है? POHR. ये बात इसने यहाँ पर. Now let's move on and let's talk about ABC. कि ABC में क्या होगा? ये information will be given, or if you are working in an organization, you will know this, or you will have to get it from your accounting department. आपको ये लेना पड़ेगा कि कितने कॉस्ट पूल्स हैं या जितने कॉस्ट पूल में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना चाह रहे हैं वो आप करें. 5 कॉस्ट पूल वो कह रहा है कि एबीसी में होते हैं. प्रोडक्ट, यूनिट, बैच, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? 5. ओके. So these are the activity cost pools: customer orders, product design, order size, customer relations and others. अब यहाँ पे इसने ये वाले जनरल others, यानी जो भी बाकी कॉस्ट है वो सारी की सारी उठा के इसमें डाल दो. यानी जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या जो इसमें लाइन नहीं करता उसको उठा के इधर डाल दो. ठीक है? ओके. अब अगर देयर इज समथिंग व्हिच इज एन अदर कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मिसलेनियस कॉस्ट है. तो वो किस वजह से ज्यादा हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज ड्राइविंग दिस कॉस्ट. तो इसलिए इसका कोई कॉस्ट ड्राइवर. अब आ जाए बातों पे. कस्टमर ऑर्डर्स. कस्टमर ऑर्डर्स हमने बाय द वे डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले. दोबारा एक कैप कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं. Customer orders, number of customer orders. So if number of customer orders are more, so the cost of customer order will rise. Or alternatively, ये कम हो जाएगा तो ये. Product design, number of product designs. जितने product design ज़्यादा होंगे, उतनी cost of product design ज़्यादा. Order size ज़्यादा होगा with machine hours. Customer relations ज़्यादा होंगे with number of एक्टिव कस्टमर्स. जितने ज्यादा आपके कस्टमर्स होंगे उतना रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक्टिव कस्टमर्स, उतना कॉस्ट ज्यादा इंकर करनी पड़ेगी. अगर आपके कस्टमर्स कोई नहीं है सो यू डू नॉट नीड अ कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट. लेकिन जितने कस्टमर आपके ज्यादा है जो आपसे परचेजेस कर रहे हैं, यू नीड समवन और यू नीड अ होल डिपार्टमेंट टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स.
उनके साथ रिलेशन को अच्छा रखें, उन्हें कॉल करें, पूछे कोई मसला तो नहीं आया, आपका फ्रिज सही काम कर रहा है, अच्छा खराब है ये कर दें, सेल्समैन को भिजवा दें, रिपेयर को भिजवा दें, अच्छा गाड़ी भिजवा रहे हैं आप ये भिजवा दें, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीस थिंग्स। क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ ग्रेड व्हिच इज नॉट हियर, दिस इज ऑन द नेक्स्ट पेज व्हिच इज हियर। यहाँ पे वो जो ग्रेड में बात करें, ये actually what we just said, customer order assign all cost of resources that are consumed by taking and processing customer order. Taking and processing. Product design, all cost of resources consumed by designing product. ये भी हम बात कर चुके हैं. Order size, all cost of resources consumed as a consequence of the number of units produced. So देखें, order size is number of units produced. जब units produce होगा automatically will go to machine hours. ठीक है? या शायद labor hours भी हो सकता है किसी कुछ. Customer relations, customers, maintaining a relation. जितने ज़्यादा customer, उतने ज़्यादा customer relation. Others, कोई नहीं है, तो इस वजह से this is useless for our purposes. Okay. Now, these are the details. अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो मेरे पास costs हैं, उनको further slice down करना है. Classification देखनी है कि क्या क्या है. हमने जो कॉस्ट देखी थी वो ये, ठीक है? शिपिंग एक्सपेंसेस 65,000, मार्केटिंग 300,000, जनरल एडमिन 510, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 million। ये आपकी कॉस्ट, जिनका मुझे नहीं पता कि किस चीज पे कितनी लग रही है। अब इसको मैंने थोड़ा क्लासिफाई किया, ठीक है? सो दिस इज द डिटेल ऑफ ऑल दीस कॉस्ट। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी हैव इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ऑफ 500,000 indirect factory wages. Factory equipment की depreciation is 300,000. Factory utilities 120,000. Factory building is 80,000. That makes a total of 1 million. Now, if you go back, you will find this figure. ठीक है? इसका मतलब इसकी डिटेल मेरे पास होगी तो मैं ये काम कर सकूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करना है। हो गया? एक हो गया। Let's move on to the next one. Now, the next one is general administrative department. इसमें कौन कौन है? Wages and salaries, office equipment depreciation, administrative building lease. That makes a total of 510,000. Now once again, if you go back, you will find that general administrative expenses is 510,000. ये भी clear हो गया? Okay. Let's move on. Finally, we have marketing department. Marketing department में मेरे पास marketing wages and salaries, selling expenses, so that makes a total of 300,000 of marketing department cost, और marketing department cost यहाँ पर आपके पास 300,000 given. Clear? इस केस में तो 1 million का जो फिगर है उसका उन्होंने ब्रेक डाउन किया, लेकिन उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन में ये बोला हुआ कि ये POHR से कैलकुलेटेड है, ये तो अप्लाइड है ना। तो अगर ये किसी केस में किसी क्वेश्चन में ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड, तो फिर उसका जो ब्रेक डाउन होगा वो तो एग्जैक्टली वो नहीं होगा। हाँ, एग्जैक्टली वो नहीं होगा, लेकिन हल्का याद है ये जो फर्क आता था अप्लाइड ओवरहेड का, ये कोई बहुत बड़ा होता था नहीं, तो माइनर होता था, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ठीक है, इसको आप जानें। वैसे ये फर्क होता है, इसका फर्क इस पे भी पड़ेगा, और अगर बिल्कुल स्टार्ट में चले जाए ना कोर्स पे, when we started this course, so we talked about differences between financial accounting and management accounting, जहां पे हमने कहा था कि management accounting जो है it wants timeliness of information and its relevance for decision making, है कि नहीं? Whereas financial accounting timeliness से ज्यादा verifiability, ठीक, और accuracy, accurate मुझे फिगर दे। यहाँ पे 10 रुपए का फर्क है, वो आप पे डालेंगे आप, नहीं तो ये accurate फिगर नहीं है, ठीक है? But management accounting wants timely information, यार जल्दी information दे ताकि मैं decision लूँ। क्या मेरे काम की है, 15 रुपए मेरे काम के हैं, 20 रुपए मेरे काम के हैं, नहीं है, छोड़ो इसको, मुझे relevant data दे सके, जो मुझे काम हो decision making के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, so yes, we can tolerate that.
ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पर श्योर शॉर्ट नो, आप ये कह सकते हैं कि इममटेरियल अमाउंट है, लेकिन स्टिल यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट, रिकॉर्ड करना है, मिसलेनियस एक्सपेंस पे डाल दें, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कर सकते कि उस एक्सपेंस को 10 रुपए के एक्सपेंस को मैं हटा दूं कि यार 10 रुपए क्या फर्क पड़ता है, बिलियंस ऑफ एसेट्स हैं हमारे, ठीक है, नहीं, कहीं ना कहीं पर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, गॉट इट, ओके। लेकिन जो क्वेश्चन आप सोच रहा था आप पूछेंगे वो आपने नहीं पूछा, चले आगे बढ़ो, बहुत क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, लेट्स मूव ऑन। सर जी, ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर का वो नहीं करेंगे सर? डायरेक्ट मटेरियल लेबर का नहीं करेंगे, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग ये अभी स्टार्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो एबीसी है ये कौन सी एक्सपेंसेस की बात करेगा? मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग and some non-manufacturing. some non-manufacturing, non-manufacturing, most manufacturing, ठीक, सारी नहीं आएंगी। फिर हमने कहा था ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स, ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये सारे समझ आ गए आपको, ये सब क्लियर है, आगे जाओ, लेट्स मूव ऑन। डायरेक्ट मटेरियल आपकी बात आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये आपने मुझसे नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि सर आपने मुझे डिटेल्स तो दे दी 1 मिलियन की, 5, 10 की, 300,000 की, लेकिन आपने ये शिपिंग का कुछ नहीं बताया कि ये शिपिंग का क्या है। देखिए ये चीज आपने मिस कर दी, आप पूछने वाले थे, गुड, सॉरी यार, गुड, सॉरी, सीरियसली मैं भी कर रहा हूं, सीरियसली कसम नहीं खानी, चल बाकी है, ओके, नहीं, गुड। अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच रहे तो सोचना शुरू करें, ठीक है, ओके। ये क्यों नहीं आया, अब जरा इनके नेचर को देखें, इसके नेचर को, इसके नेचर को और इसके नेचर को, इन तीनों के नेचर को देखें, और इस टर्म को देखें जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, ओवरहेड्स, इसको देखें। अब अगर देखा जाए डायरेक्ट मटेरियल को, अगर आपने किसी को चार्ज करना है या डायरेक्ट लेबर, तो वो हम लोग डायरेक्ट चार्ज कर देते हैं, और एक्सक्लूडेड बिकॉज़ क्लासिक क्लास एग्जिस्टिंग कॉस्ट सिस्टम कैन डायरेक्टली ट्रेस, वो डायरेक्टली चार्ज हो जाता है, उसको में एलोकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यानी ओवरहेड्स मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इनडायरेक्ट है उसको एलोकेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी ये एलोकेशन की जरूरत है। मटेरियल तो पता नहीं इसके ऊपर कितना है, ठीक है, लेबर तो पता नहीं इसके ऊपर कितना है डायरेक्ट, प्लस शिपिंग, शिपिंग भी वो कह रहा है डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है, शिपिंग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है। तो जो चीजें डायरेक्टली ट्रेस हो सकती हैं वो यहां पर नहीं आएंगी, जो नहीं हो सकती वो आएंगी। गॉट दिस आइडिया? क्लियर है? जाए, लेट्स मूव ऑन। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो जो ग्रिड मैं आपको बोल रहा हूं वो ये, ठीक है। अब ये क्या है? ओके ओके क्लास, पे अटेंशन, क्लियर है अब तक? कोई मसला तो नहीं है? अभी हम एक्चुअली कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं जी। सर ये ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब है? ओवरहेड कॉस्ट का क्या मतलब है? ओके जी, प्लस ओवरहेड, व्हाट आर ओवरहेड्स? Overheads, how do you define overheads? जो कॉस्ट वगैरह होती है, एक्सपेंसेस, Overheads क्या होते हैं? सर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, हाँ, लेकिन मुझे ना बताएं ना कि कौन कौन सी है, मुझे बताएं है क्या, इसका मतलब क्या, what is, how you define overhead cost? Indirect cost, ठीक है। Indirect cost थोड़ा और आगे जाए, indirect cost किसे बोलते हैं फिर? सर अब जिस तरह क्या कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल सर जो प्लांट में फैक्ट्री का, एक वक्त में एक बंदा बोलेगा तो समझ जाएगी जी। सर प्लांट में फैक्ट्री में उसकी स्पेस के लिए, यूटिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा, वो तो आप मुझे उसकी एग्जांपल दे देना, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होगा? सर और डायरेक्टली हम प्रोडक्ट या उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर ट्रेस ना हो सके,
ये आपको समझ आ रही है कि इसके अंदर लगा हुआ है प्लास्टिक, इसके अंदर लगी आई होगी इंक, इसके अंदर आई है ये इसकी नेम, ये डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है। प्लास्टिक कितने का किलो है, इतने का किलो है, इसके अंदर कितना किलो प्लास्टिक लगा होगा, इतने ग्राम लगा होगा, आप डायरेक्टली ट्रेस आउट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली ट्रेस आउट, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं इसके ऊपर बिजली कितनी लगेगी, यार सर ये कैसे बताऊंगे, तो आपने बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं रफली बिजली का पूरा बिल आया था इतना, इतनी ज्यादा प्लॉट्स बनी तो उसको इस पे डिवाइड कर दें सर, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि कितना बना, ठीक है। सो इकोनॉमिकली ट्रेस आउट जो हो सकती है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो इकोनॉमिकली ट्रेस आउट नहीं हो सकती वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर ओवरहेड्स हैं एडमिन के या मार्केटिंग के तो ये भी आप प्रोडक्ट में ट्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर कितनी मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, नहीं कर सकते, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है और ये ओवरहेड्स है। तो ये सारे ओवरहेड्स अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर चार्ज हो ताकि मुझे पता चले कि कॉस्ट कितनी है, ठीक। गॉट इट? चले आगे चले, यस सर। ओके सो लेट्स मूव ऑन जी। सर कम टाइम रहेगा, 10 मिनट रहेगा। 10 मिनट ये तो कर सकते हैं ना, कम से कम ये पहला स्टेप तो कर सकते हैं। हमने अभी क्वेश्चन एक्चुअली अभी स्टार्ट हुआ, काम अभी स्टार्ट हुआ, अब तक हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके ये ग्रिड, अब ये ग्रिड कैसे बनाया है या इसमें है क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी इंटरनेट कॉस्ट, जनरल एडमिन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट, मार्केटिंग की सारी कॉस्ट, ठीक है। ये तो वो आपने सारी कॉस्ट बनाई। अब जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि मेरे पास जो कॉस्ट पूल्स हैं उसको आप यहां पर लेते हैं, 1 2 3 4 5 अदर कॉस्ट पूल मैं कैलकुलेट तो करूंगा बट इन द एंड इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इसका जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड मैं किसी चीज के साथ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, तो इसकी कैलकुलेशन का कोई भी फायदा नहीं है मुझे, तो इसको तो छोड़। ओके ये आ गया आपके पास। अब कस्टमर ऑर्डर्स हमने क्या कहा था कि कस्टमर ऑर्डर्स का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, यू रिमेंबर द कॉस्ट ड्राइवर फॉर कस्टमर ऑर्डर्स, number of orders. Customer orders assign all cost of resources that are consumed by taking and processing customer orders, ठीक है, कि प्रोसेस करना और उसको लेना, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है, जो कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी एक्सपेंस होता है अगर आप टेकिंग द ऑर्डर, ठीक है, टेकिंग एंड प्रोसेसिंग उस ऑर्डर को लेने में और उसको प्रोसेस करने में, उस ऑर्डर को प्रोसेस करने में कितना खर्चा होता है, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। कस्टमर ऑर्डर को लेने में या उसको प्रोसेस करने में फैक्ट्री के कितने लोग काम कर रहे हैं, 25%, सो इट्स एक्चुअली गिविंग यू टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, कि 25% ऑफ दिस कॉस्ट is incurred by this, ठीक, 20% factory equipment depreciation, factory utilities 0%, कुछ नहीं है, वो कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग लीज इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, 0%, ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि कुछ आए नहीं कुछ नहीं है। ओके, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, 15% वो लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रहे हैं उनका 15% जो उनकी सैलरीज है वो कस्टमर ऑर्डर के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। समझ आ रही? नीचे जो लोग बैठे हैं एडमिन के अंदर, वो जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार उन्होंने कितना काम किया कि उन्होंने कस्टमर को, आप कस्टमर लेट्स से स्टूडेंट्स, कस्टमर से ऑर्डर लिया और उसको प्रोसेस किया, तो मैं कहता हूं उनका 15% टाइम इस पे लग जाता है, तो उनकी 15% सैलरी जो है या उनकी 15% सॉरी एक्सपेंस जो है वो यहां पे जाना चाहिए, कस्टमर ऑर्डर पे जाना चाहिए, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 30%, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लीज 0%, मार्केटिंग 22%, सेलिंग 10%, क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रोडक्ट डिजाइन 40 0, इस तरह ये परसेंटेज, इसी तरह ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। अगर आपने चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, सो फाइंड आउट कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेज का जितनी भी वेज है वो सारी की सारी यहाँ पे इन सब पे डिवाइड हो गई है या नहीं, 25
प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 100 सारी की सारी एलोकेट, किसी न किसी कॉस्ट पूल में एलोकेट होगी। ये कहां से आती है, ये चीज कहां से आती है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम वुड बी गिवन टू यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट प्रॉब्ली आप जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उस वक्त ये बन चुका होगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इनिशिएट करते हैं तो फिर ये आप देखेंगे, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि मेरा एक कॉस्ट पूल जो है, एक एक्टिविटी जो है वो कस्टमर ऑर्डर की, तो कस्टमर ऑर्डर की मेरी एक्टिविटी पे कौन कितना काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, ये सब लोग कितना कितना काम कर रहे हैं, जितना जितना काम कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे लिख दें साथ। सही है, क्लियर? ओके, ये आपके पास आ गए सारे 100%। नाउ इट्स इजी, अब क्या करना है आपने, अब जो कॉस्ट है आपके पास, ये कॉस्ट, इसको इस तरीके से एलोकेट करना है। अब कैसे एलोकेट करेंगे? इनडायरेक्ट फैक्टरी वेजेस कितनी है? 500,000, तो इसका मतलब ये टोटल होना चाहिए 500,000, इसका 25% यहां पर, so what will be 25,000 of 500,000? 25% of 500,000 125,000, ठीक। 40% 200,000, 20% 100,000, 10% 50,000, 5% 25,000, और इस सबको ऐड करें, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन सारी सही की है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने क्लियर क्लियर। इसी तरह फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री यूटिलिटीज सबको कर लेंगे और इसी तरह सबको आप चेक कर लेंगे कि सब 100% आ रहा है कि नहीं आ जी, सारी जो एक्टिविटीज हैं उनके कॉस्ट वाला तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी हर कॉस्ट, लेकिन उसके जो एलोकेशन बेस है उसका एलोकेशन बेस है क्या? अच्छा ओके, सो व्हाट वाज द एलोकेशन बेस इन द फर्स्ट वन? कस्टमर ऑर्डर की एलोकेशन बेस क्या थी? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, वो आपको कहां से मिलेगा? सर प्रोसेसिंग से और नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट चल जाएंगे, वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी कितने कस्टमर ऑर्डर है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बी गिवन टू यू, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्योंकि उसमें तो आप एग्जाम में तो आप नहीं जाएंगे किसी डिपार्टमेंट में, प्रैक्टिकली ये होगा कि आप ये इंफॉर्मेशन उठाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, सॉरी सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वाला आपको ये इंफॉर्मेशन दे देगा, आप उसको डिवाइड कर देंगे, गेट द आंसर, ठीक है। ओके, so that was, so now it will be something like this, जब आप इस सब को सॉल्व कर देंगे तो ये इस तरीके का ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। अब इसको और से देखिए, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 500,000 पूरा हो गया, फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 300,000, 120, 80, आप जरा इन सबको ऐड करें, इट शुड बी इक्वल टू, याद है ये कितना था? 1 मिलियन, इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर आ रहा है इसका मतलब आपने ये सब कुछ सही किया। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी कॉस्ट पूल का टोटल कितना है, तो कस्टमर ऑर्डर का टोटल कितना आ गया, और फिर इसको डिवाइड करेंगे इसकी एक्टिविटी के साथ, इसको इसकी एक्टिविटी के साथ, इसको इसकी एक्टिविटी, वो इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। क्लियर है ना? है ऐसा स्टेप्स, ठीक है। पहले स्टेप में डिसाइड करना है एक्टिविटी कॉस्ट पूल, फिर डिसाइड, फिर ये ग्रिड आएगा, इस ग्रिड को सॉल्व करना है, फिर इसको एडिशन करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, एंड देन यू विल गेट क्यूज। जी सर, कस्टमर रिलेशन में कौन सी एक्टिविटीज आती है? कस्टमर रिलेशन में कौन सी एक्टिविटी है? देखिए कस्टमर रिलेशन हम लोगों ने क्या कहा, क्या चीज है, टू व्हाट डू यू डू विद कस्टमर रिलेशंस? क्रेडिबिलिटी बनाना है, रिलेशंस क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, या कस्टमर को आप सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं तो जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगा, यानी अगर एक कस्टमर है तो आप एक बंदा भी रखते तो बहुत है, वो उसकी फोन बार बार आएगी उसको बात करें। लेकिन अगर आपके 1 लाख कस्टमर है तो आपको इस कॉल सेंटर में ज्यादा लोग चाहिए, फिर आपको कंप्यूटर्स भी चाहिए। पहले तो आपने एक बुक उसको दे दी, वो बुक में लिख लेता था, अब आपको कंप्यूटर चाहिए ताकि वो सब कुछ करे, कॉस्ट ज्यादा होगी, लाइट भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। हो सकता है इसका किराया भी ज्यादा हो जाए, आपको 2 रूम्स लेने पड़े, तो इस तरह की सारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी।
So this is maintaining relationship. Okay. Clear so far, class? Yes, sir. Okay. Thank you.